नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ई परीक्षा मंथन के मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर एवं गवर्नर जनरल या वायसराय को देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे एम शिक्षा ऑफिशियल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियो महत्वपूर्ण जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से होते हैं लाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम लोग रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, सबसे पहले इनका कार्यकाल देख लेते हैं। प्रथम कार्यकाल इनका 2 कार्यकाल रहा। जो प्रथम कार्यकाल था ये 1757 से 1760 वर्ष का 1760 तक था, यानी 3 वर्ष का था। उसके बाद इनका जो दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है 1765 से 1767 के बीच में दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है। अब इनसे जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण चीज़ें पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना, यानी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है। पहला गवर्नर कौन है? पहला गवर्नर यदि पूछ ले तो रॉबर्ट क्लाइव। पहला गवर्नर कौन है बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव। 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार 1765 ईस्वी में कंपनी को दे दिया। यानी 1765 ईस्वी में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था। तो इलाहाबाद का जो संधि है 1765 ईस्वी में हुआ था। और इसमें ये हुआ कि जो मुग़ल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों के हाथों में सौंप दी थी। यानी उस समय जो अंग्रेजी कंपनी हमारे भारत में कार्य कर रही थी, दीवानी उनको दे दिया गया। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग से ये पूछता है कि द्वैत शासन बंगाल में कब प्रारंभ हुआ। द्वैत शासन बंगाल में कब प्रारंभ हुआ? तो 1765। कब हुआ? 1765। 1766 में इसने घोषणा की कि दोहरा भारत भत्ता उन सेना अधिकारियों को दिया जाएगा जो बंगाल एवं बिहार सीमा के क्षेत्र के बाहर सेवा दे रहे हैं। यानी जो सेना बिहार और बंगाल से अलग राज्यों में सेवा दे रहे थे, उनको दोहरा भत्ता का सुविधा देने का अधिकारियों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा ऐलान किया गया। इसके बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल होता है 1772 से 1785। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल 1772 से 1785। अब इनके कार्यकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में क्लाइव के द्वैत शासन को समाप्त किया और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित की। यानी द्वैत शासन को समाप्त कौन किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैत शासन को समाप्त कौन किया। तो वारेन हेस्टिंग्स। और द्वैत शासन को समाप्त कौन किया? तो वारेन हेस्टिंग्स। कब किया? 1772 ईस्वी में समाप्त किया और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसे बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। बंगाल का यदि पहला गवर्नर पूछ लेता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो ये हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने मुग़ल सम्राट को मिलने वाली, जो मुग़ल सम्राट को दिया जा रहा था टैक्स वगैरह, उनको इन्होंने बंद करा दिया। कौन बंद कराया था? वारेन हेस्टिंग्स। आगे के लाइन में दिया ही गया होगा। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन थी। कितना थी? 26 लाख। 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को बंद करा दिया। इलाहाबाद तथा काड़ा जिले को मुग़ल बादशाह से लेकर 50 लाख रुपए में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बेच दिया। ये सब अवध के नवाब के साथ 1773 ईस्वी में बनारस के संधि के बाद हुआ।
आगे बढ़ते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके बाद जिसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कलकत्ता के सभी लोग आते थे। अब मान लीजिए कोई कोर्ट बना है तो उसका अधिकार क्षेत्र अपना होगा ही, तो उसका अधिकार क्षेत्र था, कलकत्ता के सभी लोग उस अधिकार क्षेत्र में आते थे। कलकत्ता के बाहर के विवादों का निपटारा यह अदालत तभी करती थी जब इसके लिए दोनों पक्ष सहमत हो। यानी कलकत्ता के बाहर यदि कोई मामला आता था तो यदि दोनों पक्ष, मान के चलिए दो पार्टी है अलग अलग, दोनों के बीच में विवाद हो गया और ये विवाद कलकत्ता के बाहर का है, तो इनका कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में तब ही सुनवाई होती थी जब दोनों पार्टी सहमत होते थे। कलकत्ता में एक सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। यानी कलकत्ता में दोनों दीवानी और सदर निजामत दोनों की व्यवस्था थी। प्रथम मराठा युद्ध तथा सालाबाई की संधि। सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि 1782। सालबाई की संधि 1782 इसी के शासनकाल में संपन्न हुआ। मान के चलिए वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है 1772 से लेकर 1785, 1772 से 1785, और ये कार्यकाल ये जो हो रहा है सालाबाई की संधि 1782 में, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है ना, तो यही बोल रहा है यहाँ पे। 1781 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसे की स्थापना की। मुस्लिम शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की गई और कलकत्ता में एक मदरसा का व्यवस्था किया गया। ये मदरसा की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। मदरसा की स्थापना कब हुआ था? 1781 में हुआ था। कब हुआ था? 1781 ईस्वी में। इसके ही समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। बनारस के संस्कृत विद्यालय की स्थापना कौन किया है? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन बनारस। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी के समय में 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया है? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया है। कौन किया है? विलियम जोन्स ने किया है। कब किया था? 1784 ईस्वी में। कब किया था? 1784 ईस्वी में। अब इसके बाद हम लोग कर्नवालिस के कार्यकाल को देखेंगे और कर्नवालिस का कार्यकाल यहाँ से शुरुआत होता है। कर्नवालिस का कार्यकाल जो है 1786 से स्टार्ट होता है और 1793 तक चलता है। और इसके बीच जो महत्वपूर्ण घटना होता है उसको देखेंगे। कर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इसके पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। मतलब कर्नवालिस के समय में विभिन्न तरह के नियम, विशिष्ट अच्छा वगैरह नियम लाया गया उनके अनुसार। कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कर्नवालिस कोड, कर्नवालिस संहिता का निर्माण कराया जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित थी। कर्नवालिस संहिता को प्रस्तुत कर कर्नवालिस ने जिला कलेक्टरों से न्यायिक और फौजदारी शक्तियों को वापस ले लिया। यानी जो जिला के कलेक्टर वगैरह थे, कलेक्टर यानी जो डीएम उस समय के हुआ करते थे, उनसे फौजदारी शक्ति यानी जो मारपीट वाला केस आता था उस तरह की शक्ति पे यदि कोई एक्शन लेते थे तो उनसे इस तरह का जो अधिकार उनका था उनका अधिकार को वापस ले दिया। अब उसके पास राजस्व संबंधी अधिकार ही शेष रह गए हैं। उसी समय से सिर्फ यानी वहाँ के जो कलेक्टर वगैरह थे उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ राजस्व कलेक्शन यानी टैक्स कलेक्शन का ही कार्य उनको शेष छोड़ दिया गया। बाकी फौजदारी, किसी का मर्डर हो गया, लड़ाई हो गया, कपार कान फूट गई और इसके बाद गोली बंदूक चल गया, तो इन तरह की समस्याओं को उनसे वहाँ के कलेक्टर से अपने पास ले लिया गया। कर्नवालिस ने जिला दीवानी न्यायालयों के लिए नए पद जिला न्यायाधीश का सृजन किया जो सभी दीवानी मामले देखता था।
कर्नवालिस के समय में ही जिला न्यायाधीश का पद का सृजन किया गया, जिला न्यायाधीश पद का सृजन किया गया। और ये सिर्फ दीवानी मामला देखते थे, दीवानी मामला देखते थे, जैसे में कोई ज़मीन का मुद्दा हो गया, कोई सिविल मामला जिसमें मारपीट नहीं हो, उसको बोलते हैं दीवानी मामला। ओके, इसने भारतीय न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और यूरोपीय अदालतें की स्थापना की। यानी जो भारतीय अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालत थी, यानी मारपीट वाला जो होता था केस, उसको समाप्त करके यूरोपीय अदालत की स्थापना की। कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं। इतना सही है, नागरिक सेवा का जनक कर्नवालिस को माना जाता है। कर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद करा दी। यानी जो प्रशासन के स्तर पे उच्च पद होते थे, ऊंचा पद होता था, उन्होंने भारतीयों को वहाँ पद पे नियुक्त करने से मना करा दिया, बंद कर दिया। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 एवं श्रीरंगपट्टम की संधि जो कि 1792 ईस्वी में इसी के शासनकाल में हुआ था। श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुआ था? 1792 श्रीरंगपट्टम की संधि 1792। और मैसूर का तृतीय युद्ध का कार्यकाल, मैसूर का तृतीय 1790 से 1792, 1790 से 1792। 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली बिहार में लागू की, जिससे जमींदारों को राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को 10/11 भाग कंपनी को एवं 1/11 भाग सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त, इतना सही क्वेश्चन आता है कि अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली बिहार में कौन लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस। सर जॉन सॉर इनका एक दो गिना चुना कार्य है जिसको कि याद रखना है। सर जॉन सॉर ब्रिटिश संसद में 1793 इसका चार्टर एक्ट पास किया। 1793 का चार्टर एक्ट जो था सर जॉन सॉर ने ही पास किया था। और इन्होंने तटस्थ नीति का पोशाक किया, इन्होंने तटस्थ यानी दूर रहने का नीति का पोशाक किया था। ये अपनी हस्तक्षेप की नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था। इनसे अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि हस्तक्षेप का नीति कौन अपनाया है। हस्तक्षेप की नीति सर जॉन सॉर ने अपनाया है। लॉर्ड वेलेस्ली, ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि की प्रणाली के कारण, सहायक संधि कौन लाया है? तो सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा लाया गया है। इसकी नीतियों का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना करना था। इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। यानी कि जो इसका लक्ष्य था वेलेस्ली का कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य मतलब अंग्रेजी शासन का विस्तार करें और अंग्रेजी शासन को प्रोग्रेस करें और आगे बढ़ाएं। सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी एवं संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को नियुक्त किया जाता था। हालांकि वेलेस्ली से पूर्व भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले फ्रांसीसी ने किया था। डुप्ले जो एक फ्रांसीसी शासक था, उन्होंने भारत में इससे पहले सहायक संधि का उपयोग किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यदि पूछ ले कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि कौन लाया, तो उसका आंसर हो जाएगा डुप्ले। और अंग्रेजों के द्वारा कौन लाया? तो वेलेस्ली। अंग्रेजों के द्वारा बोल देगा तो वेलेस्ली। और भारत में पहले लाया तो डुप्ले। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद के निजाम थे। वेलेस्ली के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया और 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराने के पश्चात मैसूर पर कब्जा कर लिया। मैसूर का युद्ध, चौथा मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ और इसमें टीपू सुल्तान का पराजय हुआ और अंग्रेजों ने मैसूर पे कब्जा कर लिया।
1799 ईस्वी में इसने मेहदी अली नामक दूत को फारस के शाह के दरबार में भेजा। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किया है? तो लॉर्ड वेलेस्ली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? वेलेस्ली के द्वारा किया गया है। वेलेस्ली बंगाल के टाइगर कौन है? बंगाल के टाइगर लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हैं लॉर्ड वेलेस्ली। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल जो कि 1805 ईस्वी में शुरू होता है उसको भी देख लेते हैं एक नज़र में। इसका दूसरा कार्यकाल था, परंतु 3 माह बाद गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। यहीं इनकी कब्र बनी हुई है। मतलब जो कर्नवालिस थे ये भारत में ही इनकी मृत्यु हो गई। दूसरा कार्यकाल इनका 1805 ईस्वी में आया और मात्र 3 महीने का कार्यकाल रहा और उसके बाद इनकी मृत्यु यूपी के गाजीपुर में हो गई और उनका वहाँ पे कब्र बनाया गया। जॉर्ज बार्लो, इसने अहस्यप की नीति का लड़ाई से पालन किया। इसके समय में होलकर के साथ संधि में हुई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। जो आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था दूसरा भी इनके कार्यकाल में समाप्त हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1809 ईस्वी में मिंटो ने चार्ल्स मेटकॉफ को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा जहां अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809। इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 में पारित हुआ। इसने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह को समाप्त कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, ये हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसने अहस्यप नीति का अंत करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो 1814 से 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेज, नेपाल मतलब तो नेपाल जानते ही हैं। तो अंग्रेजों और नेपाल के बीच जो पहला युद्ध हुआ था 1814 से 1816 में। इसके समय में पिंडारियों का दमन हुआ। इसके बाद जॉन मैकलम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी। इसके समय में पेशवा की संधि 1817 ईस्वी में, सिंधिया के राज संधि तथा 1818 में होलकर के साथ मंदसौर की संधि हुई। इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी का प्रारंभ हुआ। गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा हुआ। यानी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया था मुनरो के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था? 1820 ईस्वी में लाया गया था। ये क्वेश्चन बनता है। और कब और किसके द्वारा? रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में किसके द्वारा लाया गया? मुनरो के द्वारा लाया गया। और कब लाया गया? 1820 ईस्वी में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखने का प्रयास करेंगे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, सभी प्रकार का जो कृषि व्यवस्था था, जो टैक्स था, उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।